रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून पानी गयो न उभरो मोती मानस चून। इंडिया में वाटर क्राइसिस किस हद तक रियल है? हम बॉटल का पानी पीना शुरू कर दिए, आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है कहीं ना कहीं। आम आदमी पानी का मैनेजमेंट कैसे बेटर कर सकता है? ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक कॉटन का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं तो आप समझिए आपने कितना लीटर 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है एक कॉटन के टी शर्ट को बनाने। क्या पानी सच में साफ हो जाता है उबालने से? ये हाफ फैक्ट है हाफ मिथ। डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में प्रोमिनेंट वाटर क्वालिटी कंसल्टेंट। बात होगी देश की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियों की। नदियां जो गंदी हो रही हैं उनको सही करने के लिए उनके किनारे किनारे अगर हम पेड़ लगा देंगे तो नदी साफ होना शुरू हो जाएगी। क्या ये सच बात है? हर प्लांट में ना एक सेल्फ मैकेनिज्म तरीका होता है जिससे वो पानी को साफ कर सकती है। सवाल वो जिनके जवाब हर किसी को चाहिए। जिस सोर्स से पानी आ रहा है उसकी जो गुणवत्ता है और जो हमारे घर में पानी आ रहा है क्या वो सेम है? क्या जो ये STPs वाटर ट्रीटमेंट करते हैं क्या पानी पूरी तरीके से साफ हो जाता है? क्या वो हमारे हेल्थ के लिए परफेक्ट है? ये स्पेसिफिक हम इस पर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गलतियां वो जो हम सालों से करते आ रहे हैं। देश में पानी की कमी नहीं है लेकिन हम मिसमैनेजमेंट करते हैं। पानी हमारा एक बेसिक एलिमेंट है। जी। हमारे उसमें कहते हैं क्षितिजल पावो गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। आपने वाटर क्वालिटी को लेके बहुत सारा काम किया है। आपने एक बुक भी लिखी है क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस के ऊपर। इंडिया में वाटर क्राइसिस किस हद तक रियल है? पूरी तरह से रियल है। वर्तमान में तो रियल ही है। वाटर स्कैर्सिटी इज द फैक्ट ऑफ दिस प्रेजेंट में आप बोलिए तो वाटर स्कैर्सिटी मौजूद है हमारे देश। और देखा जाए तो 21 सिटीज हमारे देश में ऐसी हैं जो बहुत एक्सट्रीम में जा रही हैं। बैंगलोर आपने सुना होगा बीच में आया था पानी ड्राई सिटी के रूप में उभर रहा था। तो वाटर स्कैर्सिटी तो सच में फैक्ट है और इससे आप वो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं वाटर स्कैर्सिटी कुछ नहीं है। हम बॉटल का पानी पीना शुरू कर दिए, आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं ना रहीमन पानी राखिए पानी बिन सब सून पानी गयो न उभरो मोती मानस चून। तो मतलब पानी की महत्वता है और पानी के बगैर आपका कुछ नहीं चलेगा काम, है ना। और पानी देखिए एक ऐसी चीज है जिसके किनारे हमारी पूरी सभ्यता पलती है। जितनी भी सभ्यता देखिए, सबसे पुरानी सभ्यता थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन की जो हम मानते हैं, और वो भी नदियों के ही किनारे बनी है। मतलब जितना पूरी दुनिया को आप देख लो, पूरी दुनिया पानी के किनारे ही मानव सभ्यता का जन्म ही पानी के किनारे हुआ। तो उसकी वजह क्या रही? क्योंकि वाटर एक बेसिक एलिमेंट है जी। जो हर चीज में जरूरत है, आपके हर काम में। अब बहुत सारी चीजें हैं। जब अगर आप देखिए आज एक टॉपिक आपने सुना होगा वाटर फुटप्रिंट, जी, है ना। अब वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? वाटर फुटप्रिंट क्या है? जहां आपके शुरुआत से लेकर अंत तक कितना पानी आपका यूज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट एक टर्म होता हाँ। है, आप पता लगा लेते हैं कब से ये शुरू हुआ था, कब हाँ। से ये चीज बनी हुई है। वैसे ही वाटर फुटप्रिंट है। वाटर फुटप्रिंट का मतलब हुआ कि आपको जैसे मान लीजिए कि आप एक कप कॉफी रखो या एक कप चाय, जो स्टैंडर्ड चाय होती है वो 250 ml की एक कप होती है, स्टैंडर्ड होती है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों में, चाय और कॉफी में, किस में पानी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? चाय। जैसे एक कप कॉफी में 140 लीटर पानी यूज होता है। 140 लीटर उसके उगने से लेके कब तक एक कप के लिए एक कप कॉफी, एक कप। और एक कप चाय में 30 लीटर पानी यूज होता है। वहां पर जी। तो ये वाटर फुटप्रिंट है। मतलब ये कि लिक्विड उस चीज को, उस चाय पत्ती
को स्टार्ट, जब वो चाय पत्ती पौधे में था, वहां से वो जो प्रोसेस हुआ है इंडस्ट्री से होते हुए आपके घर में चाय पत्ती आई है, जी। या कॉफी जो स्टार्टिंग से उगने से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक जो प्रोसेस होते हुए पहुंची जी। है, उसमें कितना पानी का इस्तेमाल हुआ। ओ, पानी हमारा एक बेसिक एलिमेंट है। जी। जैसे आप हमारे उसमें कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये अधम शरीरा। जी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारा जो शुरुआत से जो हमारा धर्म हमें सिखा रहा है कि हम जो मानव है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। जी। आप प्रकृति को छोड़ दो, आप खत्म हो जाओगे। पंच तत्व हमारे विलीन हो जाएंगे। अब क्षिति जल पावक गगन समीरा मतलब क्या है? जल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका उसमें आ रहा है, आपके सारे धार्मिक अनुष्ठानों में जल का उपयोग होता है। जी। इंसान की फितरत है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, जी। या जिसकी, जैसे हम जमीन पर चलते हैं, ठीक है, हमें उसकी कदर तब तक नहीं होती जब तक वो जमीन खिसके ना। तो सीधा पानी वो चीज है, जब तक पानी हमारे पास है, और भारत इस मामले में एक बहुत ही, हम बहुत लकीस्ट हैं इस मामले में कि बहुत अच्छे देश में हम लोग का, हम बहुत इस मामले में लकीस्ट अपने आप को कहना चाहिए हम लोग को कि हमारा देश रिपोजिटरी है जी। वाटर रिसोर्सेस के मामले में। अब फिर ये सवाल उठता है, आपने पूछा मुझसे कि स्कैसिटी है, फिर मैं कह रही हूँ वाटर रिसोर्सेज में बहुत है, वही एक कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल, क्यों है? मतलब सच में क्यों है ये, आप बताइए। इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि पानी की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है। जी। पानी हमारे पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज में है, बहुत पानी हमारे, इस मामले में हम लोग बहुत अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारा देश, भारत द्वीप जो है हमारा, पूरा भारत देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम मिसमैनेजमेंट करते हैं। पानी की हम आज किल्लत क्यों भुगत रहे? क्यों बैंगलोर आपका जीरो सिटी में, जो ड्राई सिटी की उसमें जा रहा है? इसीलिए क्योंकि वो कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है। ओके। ये प्रॉब्लम है हमारी। जैसे आपने कहा कि हमारे पास बहुत पानी है, अब कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 2-2 3-3 नदियां हैं, तो उनके पास तो पानी सफिशिएंट है। कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास थोड़ा कम है, या फिर बहुत हल्की नदी बची है, खत्म होती जा रही है, ऐसी नदियां हैं, तो फिर वहां पे मैनेज कैसे करेंगे वो? नहीं, ये देखिए वर्तमान स्थिति है, क्योंकि देखिए पर्यावरण जो होता है ना, वो एक संतुलन पर आधारित है। जी। जैसे हम इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट कहते हैं, आप कोई भी चीज कहीं से भी अगर आपने यहाँ से हिलाया, वो यहाँ से पक्का हिलेगी। ओके। ठीक है, हर चीज जुड़ी हुई है। इकोसिस्टम में हर चीज जुड़ा हुआ है आपका, जी। कोई भी चीज अलग अलग नहीं है। हम अलग अलग पढ़ लें, भले ही हम बोले कि नहीं ये पानी का अलग है, वायु का अलग है, मिट्टी का अलग बात करेंगे हम, लेकिन सब आपस में इंटरलिंक्ड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है आपस में। आज हम क्यों, हमें ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ, या अगर जो आपने सवाल किया कि अगर इस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी है, कुछ में पानी बहुत रिसोर्स है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वजह ये है कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्लाइमेट चेंज की जो आप बात करोगे, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक स्लो पॉइजन की तरह है। क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है? वेदर जो होता है वो डे टू डे कंडीशन है आपका, जी। ठीक है। क्लाइमेट सालों के बाद बोलते हैं ना, उस एरिया का क्लाइमेट है कि वो ठंडा है, जी। लेकिन वेदर हो सकता है उस दिन उसका ठंडा ना हो। वेदर दैनिक समय बताता है, ठीक है, डे टू डे कंडीशन बता रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब हुआ कि स्लो पॉइजन की तरह। तो जो आज हम रिसोर्स की किल्लत महसूस कर रहे हैं, आज जो हम वाटर स्कैसिटी के दौर से गुजर रहे हैं, वो बेसिकली इसीलिए गुजर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बैक में उस चीज के प्रति लापरवाही बरती, हमने नहीं ध्यान दिया उस चीज पर, और वो जब धीरे धीरे खत्म होने लगी, अब आज हम उस चीज पर ध्यान देने लगे कि जो होता है ना, जब आपके पास चीजें बहुत होती है तो आप बहुत लापरवाही से खर्च करते हो कि अरे ठीक है यार बहुत है, अभी तो रखा हुआ है, अभी है, बहुत है, हो जाएगा और जब वो चीज खत्म होने लगती है तब आपका ध्यान जाता है क्या तो खत्म हो जाएगा, अब क्या करें, है ना। कहते हुए थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा, पानी विश्व युद्ध पानी पर ही होगा, है ना। जैसे अभी आपने कहा कि मिसमैनेजमेंट रहा है, ठीक है, हमारी हर कंट्री में पानी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मुहिम चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन
गवर्नमेंट्स ही सब कुछ कर दें ये तो जरूरी नहीं है। तो आम आदमी पानी का मैनेजमेंट कैसे बेटर कर सकता है, मतलब इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नहीं, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगी। आपने जी। जो सवाल किया है कि गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ पानी पर, हुआ ये कि हम लोग देश जो हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 55, जी। पहली बार रूरल सेक्टर की बात मैं कर रही हूँ, उसमें पानी को नेशनल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के रूप में जोड़ा गया। ये सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ, ठीक है जी। उस वक्त ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता था, हेल्थ सेक्टर में आता था। जी। ये 1950s की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट जी। 5 ईयर प्लान, जी। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे थर्ड 5 ईयर प्लान आया, उसमें इन्होंने हेल्थ सेक्टर में ही रहा, लेकिन एक कम्युनिटी प्रोग्राम के रूप में पानी को रखा गया, क्योंकि उसको पानी को हमें एक कम्युनिटी तक पहुंचाना है। जी। तो जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। फिर 1972 में आपको पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम जो बनाते हैं जी। 5 जून बनाते हैं, तो उस दिन पूरी दुनिया ने पहली बार स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस गठित हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो वो जो कॉन्फ्रेंस था उसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से कॉमन वर्ड में बोला जाता है। वो जून 5 में शुरू हुआ था, 5 जून को स्टार्ट हुआ था, 10 जून तक चला था, 5 दिन का प्रोग्राम था। उसी प्रोग्राम के तहत ये यूएनईपी का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका उस वक्त सेटअप हुआ था कि हम एक पूरे वर्ल्ड के लोग, और उसमें भारत भी शामिल हुआ था। 1972 में भारत भी शामिल हुआ था। उसमें बहुत सारे देश हुए थे जिन्होंने अपने अपने साइन किए थे और प्लेस लिया था कि हम अपने अपने देश में पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, पानी को बचाएंगे, ये सब तो हर चीज को लेकर किया गया था। उसी के तहत भारत में 1972 में मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत पानी को जोड़ा गया फिर, ठीक है। और जो ग्राम विकास विभाग इसमें आया है रूरल सेक्टर के लिए, वो आया 1986 जी, ठीक है। तो ये उस वक्त से चल रहा था। तो मतलब ये कम्युनिटी पर चल, कम्युनिटी सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रहे और हैं। ये 1972 में क्यों पूरी दुनिया ने सोचा कि हमें एक कॉन्फ्रेंस करनी है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करना है और हमें सोचना है कि भाई हम अब इन्वायरमेंट पर काम करें। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक लंदन स्मॉग हुआ था, लंदन 1952 में, जी। उसमें काफी लोग मारे गए थे। स्मॉग क्या होता है, जैसे फॉग हुआ और स्मोक। जी। फॉग होता है ना, ठंडी में धुंध कोहरा जी, छाता है, जी। और स्मोक क्या, धुआं हुआ जो ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, वो स्मोक प्लस फॉग जुड़ गए आपस में, वो स्मॉग हो गया। वो उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा थी, नाइट्रस, सल्फर, ये सब की मात्रा आ गई जी। हवा में आई, उससे बहुत लोग मारे गए, लंदन स्मॉग जिसे कहते हैं। जी। इसी तरह जापान में मर्क्यूरी पॉइजनिंग का केस हो गया, पानी में मछलियां खा के लोग मरे, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, उसमें मछली में मर्क्यूरी आ गई थी, उससे बहुत लोग मारे गए। तो ये सब की वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि हमें कुछ करना है एनवायरनमेंट के लिए। तो उसको लेते हुए पहली बार 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसके तहत फिर धीरे धीरे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर खड़े। यही चीज चल रही है, आज तक चल रही है, वही वो स्टार्टिंग थी 1972। इसकी वजह से हम 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। अब भारत में जब हम आए तो 1972 में हमारी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया यहाँ पर। उसके बाद 1986 में ये ग्राम विकास विभाग बनाया गया, उसके तहत पानी को रखा गया, और ये चलता रहा आपके 2019 तक ये सिलसिला। 2002 में आपका स्वजल धारा आया, ठीक है। अब जो आपने मुझसे पूछा कि सरकार कर रही है, कम्युनिटी नहीं कर रही, तो यही सवाल सरकार के भी दिमाग में आया कि जब तक हम करते रहेंगे तो होता है ना, जब तक एक होता है तरीका कि सरकार कह रही है, और तो हम एक आम जनता के रूप में लोग क्या सोचते हैं, ये तो सरकार का काम है, करना ही करना है, उसको हमने वोट किया है, वो करेगी ही करेगी। तो सरकार ने इसमें थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई, इसने बोला कि जब तक हम कम्युनिटी को नहीं जोड़ेंगे कुछ काम नहीं होने वाला है। तो स्वजल धारा से सबसे पहले कम्युनिटी जुड़ना जरूरी है। कम्युनिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट जो हम लोग का चला है पानी को लेकर, मैं पानी पर स्पेसिफिक बोल रही हूँ आपको, वो स्वजल धारा से चला है। स्वजल धारा 2002 में लॉन्च हुई थी, और वो उसी चीज को अपग्रेड करते हुए फिर 2009 में आया NRDWP,
अब वो NRDWP आपका 2019 में आया, तक चला। क्यों? क्योंकि 2019 में आपको ध्यान होगा हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा की, जल जीवन मिशन की। तो 19 से जल जीवन मिशन जब लॉन्च हुआ तो ये ग्राम विकास विभाग से हटके जल शक्ति विभाग में चला। तो वर्तमान में पानी को ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने का दायित्व जल शक्ति विभाग में आया। लेकिन जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ तो कंप्लीट कम्युनिटी ड्राइवन प्रोग्राम हो गया। ओके, ठीक है। इससे पहले जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लेकर चल रही थी पहले, हाँ, वो जो था नहीं 2002 तक स्वजल धारा से पहले जितने प्रोग्राम हुए हैं वो सब गवर्नमेंट मेन थी, मतलब गवर्नमेंट की वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी उसमें। 2002 के बाद से कम्युनिटी, हाँ, वो कम्युनिटी को जोड़ा जाने लगा। तो जब आप जानेंगे तभी आप उस चीज पर कुछ काम करेंगे, जब आप जानेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था वाटर फुटप्रिंट के बारे में। तो वाटर फुटप्रिंट इस पर क्यों लोगों ने सोचना शुरू किया? क्यों? जब आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता कि पानी जब एक वक्त में हमारे पास बहुत ज्यादा था तो सोचते नहीं थे कि यार इतना पानी यूज हो रहा है, इतना लीटर यूज हो रहा है। जब वही चीज आपके पास धीरे धीरे कम होने लगती है तो आप एक एक चीज पर कैच करते हैं जी। तो ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक कॉटन का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं तो आप समझिए आपने कितना लीटर 2700 लीटर पानी उसमें यूज हुआ है। 2700 लीटर 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है एक कॉटन के टी शर्ट को। हमने भी कॉफी की बात करी थी कि कॉफी में 2000 लीटर 2200 लीटर 140 लीटर एक कप कॉफी में होता है, इस्तेमाल होता है। चॉकलेट्स बहुत प्रचलित रहती हैं, वो भी कोकोआ से बनती हैं। तो चॉकलेट्स में कितना होता है? जैसे 100 ग्राम चॉकलेट बार अगर आप लेते हैं उसमें 2400 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है। वाटर फुट भी ज्यादा उसका चेक करेंगे आप। तो 2400 लीटर यानी कोका पाउडर से लेकर आपके चॉकलेट हाफ में आने तक की जो यूज हो रहा है पानी, वो 2400 लीटर पानी आपका यूज हो जाता है। तो हमने वाटर फुटप्रिंट की बात करी, ये टर्म था जो है तो बहुत बेसिक सा टर्म, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। ऐसे क्या और भी कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है? हाँ, जैसे वाटर बजटिंग है एक, वाटर ऑडिटिंग एक टर्म है आता है जी, है ना। वाटर बजटिंग जो होता है वो ये है कि आप जैसे अपने घर का बजट बना रहे, सरकार अपना बजट हर साल लेकर आती है, हर फाइनेंशियल ईयर में हम एक बजट लेते हैं, वित्त मंत्री हमारी प्रस्तुत करती है बजट, है ना, वो फाइनेंशियल बजट हो गया। तो एक बॉर्डर का भी बजट होता है, तो हम उसे वाटर बजटिंग, ये अभी तक तो इसको पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट के लेवल से लागू किया जा रहा है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये जैसे केरला में किया गया, केरला ने अपने 1-2 जगहों पर किया है वाटर बजटिंग का काम। इसमें क्या है कि जैसे आप बजटिंग करते हो कितना इनफ्लो हो रहा है वाटर, कितना सप्लाई आ रहा है, कितना आउटफ्लो जा रहा है और कितना आपके पास स्टोरेज है। इसी तरह वाटर ऑडिटिंग की बात करी आपने। वाटर ऑडिटिंग है, ऑडिट जैसा आप करते हैं, ऑडिट में क्या होता है कि आपने कितना खर्चा किया, कितना बचा है आपके पास, कहीं आपने कितना मिसयूज तो नहीं कर दिया, जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर दिया। बैलेंस शीट जो बनाते हैं आपका मैनेज क्रेडिट डेबिट चेक किया जाता है। तो उसी तरह वाटर ऑडिटिंग क्या हुआ कि वाटर ऑडिटिंग में आपके पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, आपने उसमें कितना लीकेज हो गया आपका पानी, कितना वेस्टेज गया, वाटर वेस्टेज आपने कितना किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना वर्थ आपका यूज हुआ है और कितना मिस यूज हुआ है। ये ऑडिटिंग हुआ। ऑडिटिंग करने से ये पता रहता है कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी पानी से जुड़ी हुई हैं और आम आदमी को कितना ध्यान रखना है इससे आ रही है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, अब लगभग हर घर में पानी है, इजीली पहुंच रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग ऐसा होने लगा। लेकिन क्या जो पानी की गुणवत्ता है, जो हमें जिस सोर्स से पानी आ रहा है उसकी जो गुणवत्ता है और जो हमारे घर में पानी आ रहा है, क्या वो सेम है या फिर क्या वो हमारे हेल्थ के लिए परफेक्ट है कि हम डायरेक्ट उस पानी को पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या हमें फिल्टर की जरूरत है? कि स्पेसिफिक हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है आपका कि ये हमें सभी के लिए कॉमन नहीं हो सकता है जी। ये डिपेंड करता है
कि कहाँ से आ रहा है पानी, आपका रिसोर्सेज क्या है। अगर आपकी पानी WTP के थ्रू आपको गवर्नमेंट सप्लाई हो रही है, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जी। WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, होता ये है कि सरकार जब वाटर की सप्लाई करती है तो ऐसे कि नदी से लिया, उससे पानी लिया, सरफेस वाटर स्कीम्स होते हैं या ग्राउंड वाटर स्कीम्स होते हैं। तो सरफेस का पानी जनरली बिना WTP के थ्रू दिया नहीं जाता है। ग्राउंड वाटर में जनरली माना जाता है कि अगर उसमें अगर कुछ कंटामिनेशन है तो उसको दूर करके दिया जाता है। ओके। तो WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू अगर पानी आ रहा है और प्रोग्राम के तहत अगर सरकार उसको अच्छे से जांच परख के पानी भेज रही है, जी। तो उस पानी को आपको लेने में कोई दिक्कत ओके, मतलब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर मेरे घर में पानी आ रहा है नॉर्मल, मैंने एक जल निगम से पानी आया और मुझे चेक करना है कि ये पानी सही है मेरे लिए कि नहीं है, या बीच में कंटेमिनेट हो गया है, तो क्या कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे मैं उस पानी की गुणवत्ता को जांच सकता हूँ बेसिक लेवल पर? देखिए, पॉल्यूशन और कंटामिनेशन में एक फाइन लाइन डिफरेंस क्या है। कंटामिनेटेड वाटर आपको आंखों से नहीं समझ आए, अच्छा। ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर आप समझ जाओ। पॉल्यूशन एक बहुत वो कलर चेंज कर देगा। वाइड टॉपिक है, पॉल्यूशन बहुत वाइड है। अब उसके अंदर आता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन जो है, कंटामिनेटेड वाटर आपको आंखों से नहीं दिखेगा। जैसे ये पानी का गिलास रखा है, ये दिखने में बिल्कुल साफ है, इसमें कुछ भी आपको कलर नहीं दिख रहा, टर्बिडिटी नहीं है। तो ये क्या फिजिकल एनालिसिस है, ठीक है। अब आपके घर में अगर पानी आप ले रहे हो गिलास में और पानी में आपको कुछ धुंधलापन दिख रहा है, उसमें टर्बिड वाटर दिख रहा है, टर्बिड मतलब कुछ गंदगी सी दिख रही है, मटमैला सा दिख रहा है, या फिर अगर वो आपको थोड़ा पीने में टेस्ट खराब लग रहा है उसका, या कुछ स्मेल सी आ रही है, तो जाहिर सी बात है पानी अच्छा नहीं, पीने योग्य नहीं। वो बेसिक ही है। मींस हम पॉल्यूटेड वाटर को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, कंटामिनेटेड वाटर को नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें बाहर की टीम की जरूरत पड़ेगी। आपको कंटामिनेट वाटर के लिए लैब एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। आजकल आजकल कुछ सेंसर्स आने लग गए हैं कुछ, लेकिन वो आपको कोई टेक्निकल पर्सन होगा या बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेट की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा। आजकल तो बहुत जैसे कि अगर हम लोग आने लगते हैं जी, RO जो वाटर फिल्टर लगवाते हैं हम लोग, उसमें एक कोई थर्मामीटर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वो पानी में डालेंगे तो उसका TDS चेक कर सकते हैं या pH वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो क्या उससे हमारी बेसिक जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी? हाँ, ये फिजिकल ही आपको पता चल रहा है। जैसे आप बेसिक क्या पता लगा पा रहे, सिर्फ आप इसका TDS पता लगा पा रहे, pH पता लगा पा रहे, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, ये सब पता लगा पा रहे हैं कि बदबू तो नहीं दे रहा है, टेस्ट के खराब तो नहीं है इसका, पानी का स्मेल तो नहीं आ रहा है किसी तरह से, कलर खराब तो नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन अगर पानी कंटामिनेट है तो वो उससे नहीं पता चलेगा। उससे नहीं पता चलेगा, क्योंकि पानी में अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर पानी के अंदर कोई हैवी मेटल प्रेजेंट है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, जब तक वो बहुत हैवी अमाउंट में नहीं होगा। जब तक जैसे कि पानी कहीं कहीं पर देखते हैं पानी का कलर बदल जाता है, येलोइश में आने लगता है पानी का कलर ऐसा, तो या तो उसमें नाइट्रेट या आयरन इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो होता है ये तब तक नहीं आप इसको प्रॉम्प्टली स्पेसिफिकली आप बता नहीं सकते कि इसमें आयरन की कितनी मात्रा हो। और इसी वजह से एक WQMIS पोर्टल भी अलग लॉन्च है सरकार का। अगर आप इसमें देखें जो अंचलों के लिए WQMIS पोर्टल है। WQMIS क्या है? वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, जो गूगल पर जाके कोई भी टाइप करके ले सकता है उसे। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे जैसे जल जीवन मिशन डैशबोर्ड आता है, जैसे JJM आपने टाइप किया गूगल पर, आप डैशबोर्ड खुल जाता है, उसमें एक सिटीजन कॉर्नर करके आइकन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसको उसमें किसी को भी कोई भी अपने गांव का पानी कैसा है क्या है वो आपको दिख जाए। तो इस ग्लास में इस पानी का क्या TDS है क्या pH है पता कर सकते हैं। बेस्ट अमाउंट क्या होता है, बेस्ट नंबर्स में अगर हम बात करें कि कितनी लिमिट होती है कि पानी पीने लायक है TDS में अगर देखें?
देखो TDS जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, जी ठीक है। इसको जनरली लोग जो आरओ या जो एक्वागार्ड वाली कंपनियां करती हैं वो एकदम बहुत ही मिनिमम कर देती, 50 कर देगी, 20 कर देगी, जनरली जी। ये बहुत होता है। और फिर वो पानी कड़वा लगने लगता है। कड़वा क्या लगता है, वो बिल्कुल ही बहुत मतलब फ्लैट हो जाता है, जी उसमें स्वाद आपको नहीं मिलेगा। जी होता क्या है कि पानी में मिनरल्स होने चाहिए, पानी बिल्कुल फ्लैट कभी नहीं होता है, पानी में मिनरल्स। और जो लोग जैसे बॉटल आप उठाइए, बॉटल में लिखा रहता है 0 कैलोरी, पानी में कैलोरी कहाँ होते हैं? जी ये सब कंपनी का अपना बेचने का फंडा है। जी। वो अपने आप को दिखाती है एक्वागार्ड का पानी एक्वा करके लिखा रहता है बॉटल में, उसमें लिख देगा 0 कैलोरी। अब देखो कभी उसमें पड़े वो तो मतलब कितना होना चाहिए अमाउंट, अगर तो ये 20-50 नहीं होना है? नहीं 20 नहीं, मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए। 100 आप अगर अपने घर पे एक्वागार्ड लगा रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए 100 या 150, 150 तक वो आप ओके है। मेंटेन कीजिए। हाँ, उससे ज्यादा क्रॉस करवाने की इसको जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो मिनरल्स रिच हो जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्या TDS हैवी होगा तो आपको नुकसान करेगा। तो आपको मतलब एक ऑप्टिमम आपको मैं बता रही हूँ, ऑप्टिमम लेवल ये है कि मिनिमम इतना आप रखिए, आप ना 100 से कम मत जाइए। 100-150 ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। अगर आपका TDS उतने में आ रहा है तो इट्स ओके। तो उसमें आपको कोई- सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिल सभी जाएंगे। नॉर्मल है। मिनरल्स क्या है, जैसे देखिए होता क्या है, रेन वाटर को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है। जी भले ही आजकल पॉल्यूशन की वजह से नहीं है उतना प्योरेस्ट, लेकिन रेन वाटर एक जनरल कंसेप्ट में प्योरेस्ट फॉर्म होता है जी। पानी का। और वो कभी आप पानी को पीकर देखिए, वो फ्लैट स्वाद कभी नहीं देगा। आप कभी कभी हाँ किसी ऐसे एक्वा जो लगाते हैं वहां का पानी लीजिए, वो कभी कभी आपको फ्लैट लगेगा पीने में, बिल्कुल एकदम कोई स्वाद नहीं दिखेगा। जी। पानी का स्वाद नहीं होता लेकिन वो फ्लैट भी नहीं होता है। देखो कुछ मिथ्स हैं पानी को लेकर, नदियों को लेकर, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। आप इनको क्लियर कीजिएगा कि ये सच में मिथ है या फिर जो बात है वो सच है। सबसे पहला तो ये है कि बारिश का पानी जो इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए नदी से कोई पानी निकाल के लाया, घड़े में भर के लाया, हैंडपंप का पानी ले लिया, और अगर हमें लग रहा है कि ये गंदा है, हमने उसको उबाला और कह दिया अब तो ये साफ हो गया, अब इसको पी सकते हैं। क्या पानी सच में साफ हो जाता है उबालने से? पूरी तरह से तो नहीं मिथ है ये हाफ फैक्ट है, हाफ मिथ है। ओके क्योंकि ये डिपेंड ऑन द कंडीशन कि पानी किस लेवल तक का गंदा है या किस लेवल तक का सही है। अगर पानी उबालने के बाद छान के पिया जाता है और साफ दिखता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर पानी में बहुत एक्सट्रीम कंटामिनेशन मौजूद है तो वो उबालने से भी नहीं ठीक। अच्छा जैसे आर्सेनिक प्रेजेंट होना, पानी में अगर कोई हैवी मेटल से आर्सेनिक है वो प्रेजेंट है, आप कितना भी उबाल दो उससे कोई फर्क नहीं। अगर बैक्टीरिया है तो वो हट जाएगा। हाँ, बलिया का जो केस था, जी जो बलिया उत्तर प्रदेश में 2003 से रिपोर्ट हुआ है, आर्सेनिक हैवी है, उसके बाद लखीमपुर आपका आया है। जी तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी बलिया वाले डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ पानी आप आर्सेनिक हाई लेवल में, क्योंकि गंगा बेसिन आते हैं, जी गंगा के जितने बेसिन एरियाज हैं उसमें आर्सेनिक जो है जियोजेनिक रीजन से है। जियोजेनिक मतलब कि नेचुरली वहां पर आर्सेनिक थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। निकल रहा है, अच्छा। रिस रहा है, पानी में मिलता है। लेकिन जब एंथ्रोपोजेनिक कंडीशंस आती है, जब हैंडपंप लगने शुरू हुए, एक यूनिसेफ का मतलब सरकार का एक प्रोग्राम आया था बीच में जिसपे हैंडपंप लगाए जा रहे थे हर जगह पानी पहुंचाने के लिए, उसमें यूनिसेफ की मदद से काफी हैंडपंप्स लगे थे। तो वो उसका एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि वो हैंडपंप लगते हुए एक तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन काफी रहा, और उसमें जो आर्सेनिक का था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज किया, ट्रिगर किया आर्सेनिक कंटामिनेशन हैवी है। एक ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के चक्कर में काफी कुछ हम लोग गड़बड़ भी करते हैं। जी और ये हमेशा से रहा है, क्योंकि ज्यादातर हमने जो अपने एक तरह से हमने जो अपने पाँव को कुल्हाड़ियां मारी है वो ज्यादातर जल्दी जल्दी डेवलपमेंट के चक्कर में मारी है, इंडस्ट्रीज जैसे करती हैं। तो वो उस चीज को साइडलाइन कर करके काम किया है कि यार बाद में पर्यावरण, आज भी अगर आप किसी बिजनेसमैन वाले से पूछे, बोले अरे यार पर्यावरण छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले देखना तो ये काम कैसे हो। यहाँ तक कि जब वर्ल्ड एक नेशनल वर्ल्ड लेवल पर जब ये अर्थ समिट 1992 में
पूरी दुनिया की एक समिट हुआ था पर्यावरण को लेकर, तो उसमें कहा गया था कि जब पर्यावरण वालों से पूछो तो वो तो कहेंगे सांस भी लेना मुश्किल कर देंगे, इतना बताएंगे। जी। तो ये हाइप करने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, पर ये वो बात है कि ध्यान रखने वाली ध्यान बात है। रखने वाली बात है, और छोटी बात है ये। उसको आप अगर नजरअंदाज आज कर देंगे तो वो कल को आपको मुश्किल में डाल देगा। नदियां जो गंदी हो रही हैं, जो गंदी हो चुकी हैं, पल्यूट हो चुकी हैं बेसिकली, उनको सही करने के लिए उनके किनारे किनारे अगर हम पेड़ लगा देंगे तो नदी साफ होना शुरू हो जाएगी। तो क्या ये सच बात है? सच है, क्योंकि एक होता है टेक्निक फाइटो रेमेडिएशन। जी। फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक जो होता है, फाइटो मतलब प्लांट, रेमेडिएशन मतलब आप समझ रहे हैं रेमेडी करना। तो प्लांट, हर प्लांट में एक अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म तरीका होता है जिससे वो पानी को साफ कर सकते। ठीक है, अब एक और तरीका इसीलिए इसमें ही आता है, जैसे नदियों के किनारे एक आर्टिफिशियल वेटलैंड क्रिएट करते हैं, जी। और एक होता है नेचुरल वेटलैंड, है ना। जी। तो उसमें एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं। उसी तरह एक आर्टिफिशियल तरीके से अगर वेटलैंड बना दिया जाता है नदी के किनारे किनारे, तो वो क्या होता है, उसमें एक तो आपका वेटलैंड क्या है, आपका पूरा इकोसिस्टम का रिपोजिटरी है, उसमें बहुत सारे आपके बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं। जी। बायोडाइवर्सिटी उसमें हाई हो जाती है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को फिल्टर की तरह काम करते हैं। एक तरह से वो किडनी है, जी। किडनी बॉडी में काम करती है, सफाई करती है आपके शरीर का। जी। उसी तरह वेटलैंड जो है वो पृथ्वी का किडनी है, वो पानी की सफाई करती है। तो अगर आप आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाते हैं नदियों के किनारे, जी। तो वो नदी को कहीं बहुत हद तक क्लींजिंग का काम करती है। जी। तो पेड़ लगाने से वो डिपेंड करता है कि आप यूकलिप्टस का पेड़ लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा, क्योंकि यूकलिप्टस इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहलाता है। जी। वो पानी जहां आपने उसको लगा दिया पानी सुखा देगा आपका, और बहुत पानी यूज करते हैं वो पानी पूरा सुखा देगा, ड्रॉट कर देगा उस एरिया को। तो ये नहीं मतलब है कि कोई भी पेड़ लगा दीजिए जो क्लाइमेट के हिसाब से जो उस इकोसिस्टम को हाँ। सरवाइव कर सके, जो उसके लिए बेटरमेंट ला सके। हाँ, बहुत सारे पेड़ हैं जो फाइटो रेमेडिएशन की तरह काम करते हैं, जी। और ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो उसमें टाइफा है, बहुत सारे हैं जी। जो उसमें यूज होते हैं, और वो पानी को क्लींजिंग करते हैं। तो उसको बहुत जगह पर यूज किया भी जा रहा है, और बहुत इकोनॉमिकली चीप भी है। ये पेड़ आपको लगाने में कोई नुकसान नहीं करे। हाँ। पेड़ आपके लिए आसान चीज है। उसकी जगह अगर आप बहुत बड़ा कोई प्लांट जैसे ईटीपी सेटअप कर रहे हैं, एसटीपी सेटअप कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिकली बहुत आपको हैवी खर्चा होता है। एसटीपी की आपने बात करी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगते हैं, तो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो गंगा को साफ करने का है, चाहे वो यमुना को साफ करने का है, किसी भी नदी को साफ करने का है, तो सबसे पहले जितने भी नाले मिल रहे होते हैं नदियों में, उनके किनारे एसटीपी लगाए जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है उस पानी का। तो क्या जो ये एसटीपीज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जो कचरा बाहर निकाल देते हैं और जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करते हैं, तो क्या पानी पूरी तरीके से साफ हो जाता है? अगर हम नदी के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि पानी, हम नदी में जो पानी जाए वो साफ होकर जाए, जी। तो दो तरीके यूज होते हैं। एक एसटीपी है, एक ईटीपी है। ओके। ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि इंडस्ट्रीज को मैंडेटरी है, कहा जाता है इंडस्ट्रीज को कि आप अपने यहाँ का जो भी पानी आप भेजते हैं उसको पहले ईटीपी के थ्रू जी। डंप कीजिए पानी। जी। एसटीपी के लिए भी यही कहा जाता है कि पानी को आप जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एसटीपी मतलब सीवेज जी। ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो पानी को साफ करके, तो ये फैक्ट है कि पानी को साफ करके अगर वो सही तरीके से फंक्शनल है, एसटीपी अगर सही तरीके से फंक्शनल है, ईटीपी सही तरीके से फंक्शनल है, तो पानी आपका सही साफ होकर जाएगा, पानी नदी में मिलेगा, ज्यादा जी। गंदा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर होता क्या है, दिक्कत कहाँ आ जाती है कि नदी नहीं साफ होती है, वहां दिक्कत क्या आती है कि लोग जो होते हैं वो एसटीपी चलाते नहीं है या ईटीपी चलाते नहीं है। वजह क्या है, ईटीपी चलाने में उनको इकोनॉमिकली बहुत पैसा लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो सोचते कौन पैसा लगाएगा, जब ऑडिट के लिए कोई आएगा तब चला देंगे 2 दिन पहले, जी। बाद में देखा जाएगा और फिर बाद में बंद। क्या आपको और भी ऐसी कोई मिथ्स बतानी है जो पानी को लेकर लोग मानते होंगे लेकिन उन्हें सही करने की जरूरत है? सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है पानी बहुत अवेलेबल है, क्वांटिटी में अवेलेबल है, जी। पानी पानी सब जगह है, बोलते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक वाटर। जी। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि लोगों को लगता है कि पूरा हम समुद्र से घिरे हैं, पानी हमारे पास आता है जी। और हमें पानी की कभी कमी नहीं।
ये गलत है, क्योंकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है। आपके पास समुद्र जो दिख रहा है वो आप पी नहीं सकते हैं, जी ठीक है। फ्रेश वाटर जो हम यूज करते हैं वो महज 2%, उसको भी हमने इतना बुरी तरह से बर्बाद कर रखा है, खराब कर रखा है कि वो उसको भी अगर हम देखें तो काफी हद तक वो पॉल्यूट है या कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है। वो हमारी गलतियों से ही है, जी क्योंकि हमने उसे, आज भी हम डेवलपमेंट के नाम पर क्या करते हैं, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, एनवायरनमेंट को बैकफुट में रखते हैं। जी जबकि नॉर्म्स हर जगह है, सरकार ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले आपको EIA कराना है। EIA क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करना है उसे Okay. EIA, कि वहां पर आपका एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्री कराया जाता है, पोस्ट कराया जाता है, लेकिन बात हर जगह आती है घूम फिर के कि इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है किस जी। चीज का। इम्प्लीमेंटेशन अगर कायदे से हर चीज का हो जाए तो इतनी दिक्कतें ना आए, लेकिन हर इंसान को शॉर्टकट रास्तों में जाने की बहुत जल्दी है। जी। लोग सोचते हैं हम कितना जल्दी शॉर्टकट अचीवमेंट हो जाए, बस बस ठीक है, बाकी हमें क्या फर्क पड़ता है। जी तो वो चीजें खतरा डालती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि 2% पानी है पीने वाला, तो बेसिकली पीने वाला पानी जो भी रहता है, जो यूज करने वाला पानी है जिसको ह्यूमन इजीली यूज कर सकते हैं, वो ग्राउंड वाटर से आता है, नदियों से आता है। तो ग्राउंड वाटर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है। हर जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ही ऊपर तक हो। पहले हैंडपंप लगते थे तो बहुत 90 मीटर में या 50 मीटर में बहुत अच्छा पानी आने लगता था। फिर बोरिंग शुरू हो गई, हर घर में बोरिंग हो गई। अब जब बोरिंग कराई जाती है तो 200-200 मीटर तक खोद देते हैं और पानी नहीं मिलता है। तो इस ग्राउंड वाटर को दोबारा कलेक्ट करने के लिए नॉर्मल लोग क्या कर सकते हैं? एक तो पहले बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगी कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है। जी कि सरफेस वाटर अगर आपका कंटामिनेंट हो गया, उसको आप ठीक कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। आप उसको सही कर लेंगे सरफेस वाटर को। सरफेस वाटर में आपका क्या आता है, नदियां आती जी। हैं, नहर आती हैं, तो इनको आप ठीक कर सकते बहुत हद तक। लेकिन ग्राउंड वाटर जो है वो अगर आपका कंटामिनेंट हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, उसको नहीं ठीक कर वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। जी चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि वो आपके एक्यूफर्स, आपकी जमीन के अंदर चला गया है वो चीज। जी तो ग्राउंड वाटर का जो आपने बोला कि खत्म हो रहा है, स्कैसिटी हो रही है ग्राउंड वाटर की, इसका मेन रीजन तो ये है कि हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है इसका। जी नेचुरली अगर हम कहें तो हमने जिस तरीके से हमने चीजों को पॉल्यूशन खुद ही फैलाया है, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात जी। करें, वो इसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का पानी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सप्लेन कीजिए, हाँ, क्यों क्यों क्लाइमेट चेंज इससे कैसे इंटरलिंक्ड है और क्यों कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कंप्लीट आपके पैटर्न को चेंज कर देता है, वेदर पैटर्न को चेंज करता है। जी ये आपकी वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को अनप्रिडिक्टेबल कर देता है। आपको पता नहीं, आपको अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पानी होगा, यहाँ नहीं होगा, जी लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप कैसे अपना प्रोग्राम, या कोई भी हम सरकार भी अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहे, या हम एक नॉर्मल हैंडपंप लगाना चाहे, कैसे लगाएंगे? जी। हमें पता ही नहीं उसके नीचे पानी है कि नहीं है। हम सोच रहे हैं आज तक उस पर पानी था, वो अनप्रिडिक्टेबली वहां से पानी खत्म है, बगल में है पानी। तो क्लाइमेट चेंज जो है वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। कहीं बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर हाई होने से कहीं पर अचानक बहुत बारिश होगी, वो भी बहुत हो जाएगी, तो कभी बहुत सूखा पड़ जाएगा, कहीं आप पानी ही नहीं मिलेगा। किसी में बगल में आपके बारिश हो रही है, यहाँ बहुत सूखा पड़ा होगा, जी ये हालत है। जैसे इस साल की देखा जाए कि राजस्थान में बारिश हो रही है और वहाँ पे जहाँ पे रेगिस्तान था वहाँ नदियां बह गई हैं, इतनी बारिश हो गई है। हाँ, तो ये क्या असर हो रहा है, यही सब चीजें। तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना। जी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको ये मालूम है कि अरे अब वहाँ तो इतने mm की वर्षा होती है, जी अब वो इतने mm से कहाँ इतना ज्यादा वर्षा हो गया, जी है ना। जी। वहाँ जहाँ 11 mm की वर्षा हो रही है, वहां पर पता चला अरे यार वो तो रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हो गई वहां पर। तो
होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न को करेगा और हमारा वेदर से ही हर चीज जुड़ा है। इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, जो आप पानी से जुड़े हुए हैं चीजें, वो क्लाइमेट से ही सब इंटरलिंक्ड है ना, आपस में सब इंटरलिंक्ड है, कोई एक दूसरे से अलग पॉकेट में नहीं है। जो मैंने पहले ही आपको कहा कि पर्यावरण मतलब सब इंटरलिंक्ड है। तो होता क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर हाई हुआ तो सैलिनिटी बढ़ गई, आपके नदी बर्फ जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगे, आपका सी लेवल राइज करके फ्लडिंग शुरू हो गई, ड्रॉट आने लगा, पानी आपका गंदा होने लगा, कंटामिनेंट होने लगा, तो क्वालिटी पर भी असर हो गया आपके जी। और क्वांटिटी पर भी असर हो गया। तो वाटर की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों प्रभावित हो गई आपके क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आपका आज ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है कहीं ना कहीं। आप जाइए सैलिनिटी, क्योंकि पानी सूखता जा रहा है जमीन के नीचे, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ही मतलब ये वो ऐसा इम्पैक्ट है जो स्लो पॉइजन की तरह दिखता नहीं है, बट जब हो रहा है वो चीज बहुत ही ग्रेजुअल लेवल पर हो रही है जी। और ये एक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हम पर, वो 2080 आते आते 1000 मिलियन पीपल जो होंगे वो वाटर स्कैसिटी, और मोर देन 3000 पीपल जो होंगे कम्प्लीटली हंगर में जाएंगे, वाटर स्कैसिटी में जाएंगे, और मलेरिया जैसे वेक्टर बोर्न डिसीजेस में भी हो जाएंगे 2080 तक। और रिसेंट ईयर्स को ये अगर देखें, पिछले 5 सालों को देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है और सूखा पड़ रहा है। इस साल अगर आप देखें तो इस साल तो भारत में न जाने कितनी जगहों पे, 4-5 जगहों पे आपने सुन लिया होगा कि बाढ़ आ गई, पूरा आधा पंजाब डूब गया, दिल्ली में चांदनी चौक तक पानी भर गया, और उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है। हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला होगा। इसके लिए क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस, जिसके ऊपर आपने रिसर्च करी है, बुक लिखी है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस क्या है बेसिकली कि हमें डेवलपमेंट करना है, ये फैक्ट है। हम डेवलपमेंट को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम पर्यावरण को ही नहीं छोड़ सकते। उसी को लेते हुए वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया SDG, जिसमें कि आपके 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स रखे गए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 17 गोल्स में गोल 1, गोल 2 इस तरह करके चलता है। अब वाटर एंड सैनिटेशन को ले अगर हम स्पेसिफिक, चूंकि हमारा टॉपिक इस पर वाटर पर है, तो ये गोल 6 में आता है। गोल 6 हमारा वाटर एंड सैनिटेशन का पार्ट है, लेकिन गोल 6 यानी जो वाटर एंड सैनिटेशन है वो इंटरलिंक, कहीं ना कहीं बेसिक लॉजिक आप लगाइए तो सबसे इंटरलिंक जी। क्योंकि अगर आप नो पॉवर्टी की बात करें, जीरो हंगर की बात करें, हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें, रिन्यूएबल क्लीन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें, अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें, हर में पानी का इस्तेमाल तो है ही जी, है ना। तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट गोल है आपका गोल 6 वाटर एंड सैनिटेशन, जो सबसे लिंक्ड है कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आती है बात की क्लाइमेट, तो सरकार को, एक सरकार अपने लेवल पर जो करती है वो है क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस जी। इसका मतलब ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी या ऐसा कुछ भी काम मत कीजिए जो क्लाइमेट को डैमेज करे या पर्यावरण को किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाए, ऐसी पॉलिसी मत लाइए। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए आपकी? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा मजबूती दे आप, लेकिन डेवलपमेंट को भी आप पीछे मत छोड़िए। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह सरकार प्रमोट कर रही है सोलर पैनल को, सोलर आप अपने घर में लगाइए, बिजली विभाग भी कह रहा है हम आपको सब्सिडी रेट पर दे देंगे। तो ये क्या है, ये प्रमोशन क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है ना। तो एक आता है कार्बन क्रेडिट जी, एक वर्ड आता है कार्बन क्रेडिट। तो सरकार ने एक हर डिपार्टमेंट से कहा है कि आप ऐसा पॉलिसी लेकर आइए जो कार्बन क्रेडिट को बढ़ाए, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट हर स्टेट का बढ़ेगा तो नेशनल लेवल पर नेशन का बढ़ेगा और वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड का बढ़ेगा। कार्बन क्रेडिट बेसिकली जो हमारे पेड़ कितने लगाए जा रहे हैं, कितना इकोसिस्टम को, जितना हम यहाँ से धुआं उड़ा रहे हैं उतना कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, इसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं।
लगभग आप सही है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक जी कार्बन क्रेडिट। उसको आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस और डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक। जी कार्बन क्रेडिट एक आम इंसान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट करने वाले लोग जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है, जी और वो ट्रिगर कर रही है क्लाइमेट चेंज को। जी। तो उनको ये एक सरकार ने एक कार्बन क्रेडिट के तहत एक स्टिमुलेट करने की बात है कि आप जितना क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, ओके जितना आपका, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्शन करें उसमें आप क्लीनर टेक्नोलॉजीज लीजिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लीजिए, तो आप ग्रीन हाउस गैस को कम से कम रिड्यूस कीजिए, कम से कम रिड्यूस जितना आप रिड्यूस कर सके उतना अच्छा है। जी। तो उसमें होता है कैसे कि 1 क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, ये एक तरह से आपको क्रेडिट का क्या मतलब है, क्रेडिट आपको पता है कि आपके प्लस में जा रहा है, तो एक तरह से आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आपने 1 क्रेडिट कर लिया तो हम आपको परमिशन दे देंगे, एक अलाउ कर देंगे कि आप 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट अमाउंट का कोई भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर सकते हैं पर्यावरण। जी ठीक है, ये एक वर्ल्ड लेवल में एक सेटअप हुआ है, एक पॉलिसी आई है वर्ल्ड लेवल की, तो उसमें ये कहा गया है, उसमें क्या है कि कार्बन क्रेडिट आप चाहें तो बेच भी सकते हैं, जी उसके बदले आप पैसे ले लीजिए। और ये एक कैप एंड ट्रेड मॉडल पर बेस्ड स्कीम है, जो इकोनॉमी में यूज होता है। इकोनॉमी वाले इसको बहुत डेप्थ में अच्छे से समझ जाएंगे। कैप एंड ट्रेड मॉडल होता है जो 1990s के दशक में स्टार्ट हुआ था, जब सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या, इसके बेस पर ही कार्बन क्रेडिट की बात कही गई थी कि जो जितना पर्यावरण से क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज करके पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा, हम उसे एक क्रेडिट दे देंगे। फिर वो भले ही उसके यहाँ से थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता है तो कोई बात नहीं, उसको हम सेव कर देंगे, या फिर वो बेच दे और अपना ले ले। एक ये ट्रांसफरेबल भी है। तो जैसे अभी जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो यहाँ पर मोर देन 80% प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें सोलर पावर का यूज किया गया है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है पानी के लिए, उसको ना यूज करके सोलर पावर का यूज किया गया है। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हुआ। इसी तरह ये कार्बन क्रेडिट को प्रमोट कर। बट ऑल्दो मैं पर्सनल लेवल पर कहूँ तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका नहीं लगा, क्योंकि अगर आप पॉल्यूट कर रहे हो और उसके बाद आप पेमेंट कर दे रहे हो तो पॉल्यूट तो आपका एनवायरनमेंट हो गया, गलती करके माफी मांगी। हाँ नहीं, लेकिन उससे क्या है कि आपने पेमेंट कर दिया, पैसे से आपने उस चीज को तौला है, लेकिन होता क्या है कि पर्यावरण तो आपका वंस गॉन इट्स एवर गॉन, वो तो चला गया आपका, वो तो नहीं रुका ना। आपने एक बार डैमेज किसी चीज को कर दिया और उसके बाद आपने उसके बाद पैसे भी दे दिए, तो क्या जो चीज डैमेज हो गई वो आपकी ठीक हो जाएगी? तो मैं इस तरह के प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा इत्तेफाक व्यक्तिगत तौर से नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज होनी चाहिए। अब वो क्रेडिट दे या ना दे उसका कोई मतलब नहीं है, बट ये एक होता है कि लोगों को जब तक किसी चीज का आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, कोई चीज ना मिले, तो एक होता है ना, मोटिवेट नहीं होंगे आप काम करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज क्यों मोटिवेट हो काम करने के लिए, आपकी बात क्यों सुने? तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि इस तरह से सरकार, क्योंकि सरकार को अपना गवर्नेंस तो करना ही करना है, तो वो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस करे। अब अगर आपको कुछ टिप देनी हो हमारी ऑडियंस को कि उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप, क्या ध्यान रखना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर वाटर की क्वालिटी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि वो कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरे जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा हर को करने का आपको ऐसा कोई नहीं कहा जा रहा है कि आप पान बना दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। रॉकेट साइंस नहीं है कुछ जी। पर्यावरण को बचाना रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। एक छोटी छोटी चीजें जिसको सबको अपने अपने लेवल पर ध्यान रख, जो हम लापरवाही करते वो ना करें।
पानी के केस में अगर आप देखें, वो सब लोग बोलते हैं, सबको पता है कि हमें पानी कैसे बचाना है। तो क्लाइमेट चेंज की बात अगर आप कहें, या क्लाइमेट को, या ओवरऑल मैं कहूँ पर्यावरण को बचाने की, तो एक तो आप जैसे लोग आजकल आर्किटेक्ट्स अपने लेवल पर या लोग भी घर बनाते हैं, आप अपने घर को ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटेड रखिए ताकि आपको दिन में लाइट ना ऑन करनी पड़े। आप लाइट ऑन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, वो आपकी एनर्जी जा रही है। वो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज लग रहे हैं, पानी लग रहा है आपका, बहुत सारा लग रहा है। तो आप अगर आपका वेंटिलेटेड घर होगा, प्रॉपर वेंटिलेटेड होगा, तो मिनिमम लाइट यूज होगी, ना के बराबर यूज होगी। आप देखिए राजस्थान में बहुत ना के बराबर बारिश, 11 के करीब बारिश होती है वहां पर, ज्यादा mm की बारिश नहीं है वहां पर, फिर भी वो वाटर कंजर्वेशन में सबसे टॉप पर है। वही बबाउरी बनी हुई है, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पानी बचाने के, ट्रेडिशनल तरीके। आज सरकार जो ला रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ला रही है, कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या, आपके छत पर पानी गिर रहा है, आप उसको पाइप से कनेक्ट करके जमीन से जोड़ दीजिए, तो वो पानी सीधा आपके घर के जमीन पर जा रहा है। एक तो लोग की क्या आदत होती है कि जब घर हमारा है तो उसके नीचे का सब कुछ हमारा है, तो जमीन जो भी है उसका पानी हम चाहे जितना यूज करें, तो सबमर्जिबल पंप लगा लिए जाते हैं हर घरों में, और उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी। और युधिष्ठिर की जो एक संवाद रहा था, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, कि कृष्ण का कहना था कि एंड रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। मीन्स क्या है, कोई मतलब नहीं रखता, आपका एंड पूरा हो जाना चाहिए। पर युधिष्ठिर इस मामले में कहते हैं कि नहीं, मीन्स भी आपका सही होना चाहिए, नहीं रास्ते भी सही होने चाहिए उस अंत तक पहुंचने में। और कृष्ण ने प्रैक्टिकलिटी की बात करते हुए कहा था कि नहीं, रास्ते आप कुछ भी हैं, लेकिन अंत आपका सही होना चाहिए, एंड गोल जो है वो पूरा होना चाहिए आपका। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, एक संवाद हमने स्कूल टेक्स्ट बुक को, मुझे याद है बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, तो वो चीज लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल की कल देखेंगे, हमारा आज का लक्ष्य पूरा हो जाए। लेकिन पर्यावरण जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज करेगा, आपको नहीं करेगा, आपके आने वाली जनरेशन को कर देगा। तो जैसा कि आप लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लेकर और हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है उसको लेकर बहुत सारी बातें जानी, आपको जो भी बात अच्छी लगी हो, जो भी बात आपको लगा हो कि रह गई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा पुष्कर डॉक्स के साथ। अगर कोई भी बात रह गई है, अगले पॉडकास्ट में हम उसको कवर जरूर करेंगे। थैंक यू।